नमस्ते बच्चों। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्राणियों में नाइट्रोजनिक अपशिष्ट का अध्ययन। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना नहीं भूलें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके टॉपिक समझ में आए। प्यारे बच्चों, अपना जो पढ़ने का एक तरीका होता है, मेरे अनुसार व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि जब लिखित रूप से तैयारी करते हैं तो वो तैयारी आपकी स्थायी हो जाती है। तो आपको भी तैयारी इसी तरीके से करनी चाहिए मेरे विचार से। तो हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको पता है प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखने योग्य बात यही है कि प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से हैं, यानी जो प्राणी हैं वो कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं। तो ये हैं आपके अमोनिया, यूरिया और एक है यूरिक अम्ल। तो आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है इस तरीके से, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपने प्रश्न भी आप साथ साथ बनाते रहिए। इसके बाद हम अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। प्राणियों में इन तीनों में से सर्वाधिक आविश है अमोनिया, ठीक है। आगे, इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना, ऐसा प्रश्न आपके बन सकता है, तीनों का नाम आ जाएगा और ये पूछा जाएगा सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस में होती है। आगे, इसके जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है अमोनिया उत्सर्ग कहलाती है। आगे, ये कौन कौन से जो जीव है, प्राणी हैं, उनमें ये अमोनिया बनता है। तो देखिए, अस्थिल मछलियाँ, उभयचर व जलीय कीट अमोनिया उत्सर्गी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद अमोनिया सरलता से घुलनशील होता है। अमोनिया है वो सरलता से क्या होता है, घुलनशील होता है। इसलिए अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह, जो हमारी त्वचा होती है उस तरीके से, तो शरीर की सतह या मछली के क्लोम से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। ये प्राणी जो होते हैं, जो अमोनिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखना है ये प्राणी अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं, जिन्हें आप एमोनोटेलिक भी कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आपको ध्यान देना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ये जो प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इनके शरीर में जो वृक्क होता है उसकी जो भूमिका होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो याद रखना है, इनमें वृक्क की अहम भूमिका नहीं होती है। किन में नहीं होती हैं, जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की कम हानि के लिए कम आविश, याद रखना, अभी आपने जो पहले पढ़ा था वो सर्वाधिक आविश था अमोनिया, ये क्या है, कम आविश का निष्कासन करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, स्तनधारी, यानी हम सभी आ जाते हैं इसमें, हम सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं। स्थलीय, उभयचर और कुछ मछलियों के प्रकार भी इसमें शामिल होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ये यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं, जिसे आप कह सकते हो यूरियोटेलिक कह सकते हो। इसके बाद इन प्राणियों में उपापचयिक क्रियाओं में निर्मित अमोनिया को, अब क्या होता है, इन प्राणियों में अमोनिया तो बनता ही है, लेकिन इन प्राणियों में बनने वाला अमोनिया है वो यकृत के द्वारा
यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो अमोनिया बना है उसको यूरिया में कौन बदलता है? यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है तथा यूरिया बनाने के बाद उसे रक्त में मुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद वृक्कों के निस्यंदन के बाद उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके बारे में हम वृक्क में गहनता से इसका हम अध्ययन करेंगे। अब पढ़ेंगे हम यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों, कीटों आदि में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में किया जाता है। इसको आप देख भी सकते हो, पक्षी किस प्रकार का अपशिष्ट करते हैं। जो अपशिष्ट करते हैं वो पेस्ट रूप में करते हैं, जिसमें जल की क्या होती है? बहुत कम मात्रा होती है। अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक जल की मात्रा तो किन में थी? अमोनिया वालों में। उसके बाद अगर आपसे पूछे सबसे कम जल की मात्रा, तो आप क्या बता सकते हो? इसमें यूरिक अम्ल के बारे में बता सकते हो, जिसमें जल की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक कम होती है। आगे, ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। ये जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? यूरिकोटेलिक भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अब उत्सर्जी अंग के बारे में। तो हमारे यहाँ क्या है कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अकशेरुकीय और एक होता है कशेरुकीय। जो अकशेरुकीय जो प्राणी होते हैं उनमें जो ये उत्सर्जन अंग होते हैं तो ये क्या होते हैं? सरल नलिकाओं के रूप में ही होते हैं। लेकिन जो कशेरुकीय हैं उनमें ये अंग होते हैं वो जटिल नलिकाकार अंग के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। आगे, ये वृक्क क्या करते हैं? ये देखिए, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट का जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट वृक्क में आता है तो क्या करते हैं? ये वृक्क है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करने तथा द्रव्य और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो हर एक लाइन आपका प्रश्न का निर्माण करती है, उसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है और सुनना है। इसके बाद आप ये भी याद रखें कि तिलचटा जो होता है यानी कॉकरोच में जो उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है? तो याद रखना, मेलपिगी नलिकाएं हैं वो कॉकरोच की क्या है? उत्सर्जी अंग होते हैं। तो बच्चों, हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।